मॉर्निंग क्लास? बच्चे क्लास ओवर हो गई पिछली? यस मैम, हो गई जो बच्चे कम आए ना? एक बार थोड़ा मैसेज सा ड्रॉप भी करो ग्रुप में जरा। मैम ज्वाइन का ज्वाइन करो, लिंक दोबारा पोस्ट कर दो चाहे, ओके मैम। तो बोलो कि जल्दी ज्वाइन मैं करो। Okay, let me take your attendance first. Roll number 1, Adarsh. Present, ma'am. 9. मैम सेंड कर दी। ठीक है बच्चे, थैंक यू कशिश। रोल वेलकम नंबर मैम। 9, 10. प्रेजेंट मैम। कौन है 10? ओके। 12, 14. मैम 10 प्रेजेंट। ठीक है बच्चे, 12, 14. यस मैम। 14 प्रेजेंट है, 16 प्रेजेंट है, 12 है। हरप्रीत? हरप्रीत नहीं है, चलो। देन 22, 29, 33. 33 मैम प्रेजेंट। ओके बच्चे। 37, 41, 42. 42 present में। मैं 37 present। ओके। 41 नहीं है यमिश? ओके। देन 53 प्रेजेंट है, 54, 56, 58. 56. 56 प्रेजेंट है, 58 प्रेजेंट है, देन 42 भी प्रेजेंट करती है, प्रेजेंट है। ओके। 59, 60 present मैडम। 60 प्रेजेंट है। ओके। 61 भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट 63, 65. मैम 65 65 ओके। देन 67, 68. 67. ओके। 68, 69. नहीं। देन 73, 74, 75 प्रेजेंट है। 73, 73 73 भी है, 74 भी है, 75 भी हो गया। 77 मैम। ओके। 77 भी है। देन 79 मैम। 79 भी है। ओके। नाउ 1505, 1506. 1506 है। मैम 1506 है। 8, 10, 12, 15. 8 प्रेजेंट मैम। मैम 15 8 प्रेजेंट। भी है, 10 भी है और 15 भी है। मैम 15। ओके। 16 भी मैंने प्रेजेंट कर दिया। 18, Yes, 19, ma'am. 20. 18 present मैम। 18 प्रेजेंट है, 19 एंड 20 है कोई? 21, 25, 29. Yes, ma'am. 29. 29 roll number. 21 वगैरह कोई नहीं। Right. 30, 31, 32. 33 प्रेजेंट कर दिया मैंने। 35, देन 36. 522 प्रेजेंट। 22 भी प्रेजेंट कर दिया। मैं 541। जस्ट मिनट। 43 प्रेजेंट है, 44, 45, 44 भी प्रेजेंट है, 45 प्रेजेंट है, 46, 47. प्रेजेंट मैम 47। ओके। 15, 20 कविता को भी प्रेजेंट कर दिया मैंने। Ma'am, और कोई? 46 present. ठीक है बच्चे, 20 कर दिया। और कोई? 45 कर दिया बच्चे। मैम 541। Ma'am, 46. सारे हो गए। अब एब्सेंटी सुन लो कौन है। रोल नंबर 9, रोल नंबर 12, 29, 41 यमिश, 54 कृतिका। 41 present है। ओके जी। देन मैं 54 मैम 54 कृतिका। 53 हो गया बच्चे। मैं एब्सेंटीज बोल रही हूँ। गगनदीप, ओके ओके। देन हरप्रीत, प्रियांशु, कृतिका, रोहित, देन एजाज, देन गुरदीपक, जयप्रकाश, विकी, मीना 1505, देन 1512 युवराज, देन 1519 करण,
1521 मुस्कान, 1525 सोनू भारद्वाज, 1530 देवजीत, 31 देवप्रीत, 32 आकाश, 35 पायल, 36 दीपक. These are the absentees. Fine. चलो क्लास. 122 Priyanshu present. कौन सा रोल नंबर है? 522 Priyanshu present है. हाँ प्रेजेंट किया तो मैंने एब्सेंट होना बोला. हाँ ठीक है. अच्छा मेरे को लगा एब्सेंट है बोल दिया. ठीक ठीक. चलो चलो अभी हम ना कुछ इंटरेस्टिंग सा करने वाले हैं. सो जस्ट बी रेडी. मैंने कहा बहुत बोर हो गए तुम लोग मुझे सुन सुन के, मैं तुम्हें किसी और को सुनाती हूँ कि नहीं. बोर तो नहीं हो गए मेरे को सुन सुन के? नो मैम. नहीं. चलो आज इसको सुनो. मेरा तो लेक्चर ही मैम पहला है. इसीलिए तो लगाता नहीं ना, क्योंकि तू जल्दी बोर होता है मेरे से. चलो पहले आई विल बी जस्ट रिवाइजिंग सम प्रीवियस टॉपिक्स. ठीक है. You just need to listen to these, and if you are having any queries, then you are going to ask me. Just tell me कि तुम्हें audible है ये नहीं, वो मेरे को बता देना, मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगी. Just check for the audibility. Audible है? Class No, ma'am. Just listen to it. सुन रही है? मैम वीडियो की आवाज नहीं आ रही. नहीं साउंड नहीं आ रहा. नहीं आ रहा. नहीं आ रहा. किसी को भी नहीं सुनाई दी? नो मैम सिर्फ वीडियो दिख रही है, आवाज नहीं आ रही. Close and start it. Introduction to bubble sort. The bubble sort is a very similar to the movement of an air bubble. Audible up? Ma'am, very slow. Very slow. Now tell me. नहीं कि हाँ No, ma'am. नहीं No, बात ma'am. करेगी. चलो कोई बात नहीं. I'll record these. ठीक है. तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप इसको सुनना. एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको मैं अरे इट्स ओके नहीं सुना. इट्स ओके. मुझे ये लगा कि मे बी इट विल वर्क. जस्ट मैम आप ही सुना दो, आपसे समझ आ जाएगी. मैम ये कोई इंस्टीट्यूट की वीडियो है ना? So bubble sort is a very simple sorting algorithm and it is similar to the move. नाउ इट्स ओके. Yes ma'am. ठीक है. Yes ma'am. सुनो इसको. Yes ma'am. All you need to just listen to this video. Fine. Hello everyone. In this video, let us have an introduction to bubble sort.
So bubble sort is a very simple sorting algorithm, and it is similar to the movement of an air bubble that raises up in the water. That is, the larger bubble will rise first and the smaller ones will follow it. Likewise, in bubble sort, each iteration, the largest or smallest element will get to its actual place. Here, we have 5 bubbles, each of different size. And as we said, the largest bubble will rise first. And what bubble sort actually does is, it will continuously compare adjacent bubbles. And if the first bubble is larger than second, it is swapped. See here, we have first bubble larger than the second bubble. So both are swapped. Now the second bubble is larger than the third bubble. Again, we need to swap. Now, the third bubble is larger than the fourth bubble. So again swap them. And see, the fourth bubble is now larger than the fifth one. So again swap these bubbles. And now the largest bubble has reached the last position and it will rise now. Now repeat the same process. Compare first and second bubbles. Which one is larger here? It is the second one. So there is no issue. So we can compare second and third bubbles. The second one is larger here. So swap them. Now compare third and fourth bubbles. Which is larger? It is the fourth bubble. So no need to swap. And now we have the largest bubble at the last position and it will rise now. Again repeat the process. See here, we have first bubble larger than the second bubble. So both are swapped. So we can compare the second and third bubbles. And which is larger here? It is the third one. So again, there is no need to swap and now the largest bubble will rise. Again compare first and second bubbles. Which is larger here? It is the second one. So there is no issue and it will rise now. And now there is only one bubble left and it will rise now. So this is what bubble sort is. In each cycle of comparison, the largest bubble gets into last position and it will rise. So now let us see how it works with an array. We have an array of size 5 with elements 50, 25, 5, 20 and 10. First, take the first pair, that is index 0 and 1. The elements are 50 and 25. Is it the right order? No. 25 is less than 50, so 25 should come first and 50 should come after it. So swap. And the next pair is 50 and 5. Again, it is in the wrong order, so swap. Take the next pair now. We have 50 and 20. Again, it is in the wrong order, so swap. Next is 50 and 10. Again, it is wrong order, so swap and we got 50, the largest element at the last position. Now the next cycle begins. Compare the first two elements, 25 and 5. And 5 is less than 25, so it is not the right position. So swap. Next we have 25 and 20. And 20 is less than 25. So again swap. Next we have 25 and 10. And 10 is less than 25, so again perform swap. Now the largest element in these four elements came to the fourth position. So this is what happens in each step. The nth largest element will come to nth position. Hence, one element is being sorted, that is, brought to correct position in each step. In next step, compare 5 and 20. And 5 is less than 20 and there is no issue with this placing, so do not swap. And compare the next pair, which is 20 and 10. And 20 is greater than 10, so it is not right, so swap. So now the third largest element came to the third position. In next step, compare 5 and 10. It is okay, so do not swap. And it is done. For a size 5 array, we needed 4 iterations. That is, in fifth step, we will be left with one element only, which will be the smallest element and it will be in the right position. So if the size of array is n, we need n-1 steps only. So to implement this, we can use two loops. The outer loop will execute for size -1 times, and the inner loop will compare the adjacent elements and swap if needed. For index 0, 0 and 1 will be compared. For index 1,
1 and 2 will be compared. For index 2, 2 and 3 will be compared. And for index 3, 3 and 4 will be compared. But in index 4, we don't have an element at index 5. So we should run the loop until size minus 1 instead of running the loop till size. If we run the loop till j less than size, it will produce an unexpected result as index 5 might have some garbage value. We can also optimize the running time by analyzing the procedure. In the first iteration, one element is sorted, so we can exclude it in the next iteration. In the second iteration, two elements are sorted, so we can exclude those two elements in the next iteration. And similarly, in the third iteration, 3 elements are sorted, so exclude those 3 elements in the next iteration. So each iteration an element is sorted, so we can exclude it in the next iteration by placing size minus 1 minus I. It will optimize the running time even further. And inside this loop, we need to compare the elements, and if it is not in the right order, we have to swap. So in this video, we learned what is bubble sort and how it works. In the next video, we will learn how the implementation works in detail. Hello everyone. हाँ जी क्लास, कैसी लगी वीडियो? समझ लगा कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंटरेस्टिंग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, the visual effects will give you obviously more clarity. So try searching these kind of things in order to clear your concept. बच्चे, this will clear your base. सिर्फ concept को पढ़ना, subject के लिए appear होना is not your criteria. I want you to clear your basics. ठीक है, तो go for just exploring these kind of things. You will be better going to know about each concept. क्योंकि ये logics के ऊपर subject है. ये ऐसा नहीं है तुम जब डाटा स्ट्रक्चर पे पढ़ते हो तो कहते हैं बड़ा मुश्किल है. All is on your creativity, the problem solving techniques. ठीक है, अगली देखें एक और वीडियो फिर. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? और देखना चाहोगे कि नहीं? मैं पढ़ाऊं आगे ही, कंटिन्यू करूं? कोई जवाब? देखना है मैम. देखना है? चलो आज सुबह जो की है वो देखते हैं. तो इसमें लिमिटेड है, ट्रायल पीरियड है ना, तो लिमिटेड जितनी वीडियोस हैं उसके ऊपर मैं आपको शो कर देती हूँ. Hello friends, in this video, let us have an introduction to divide and conquer algorithms. So what do you think? What kind of problem can be solved using the divide and conquer algorithms? See, if a particular problem can be divided into multiple sub-problems of the same type, we can solve that problem using the divide and conquer strategy. The divide and conquer strategy follows this procedure to solve the problem. So the first step is divide, that is, recursively break the problem into multiple sub-problems of the same type. Then the second step is conquer, that is, solving the sub-problems. So now we will have the results of these sub-problems. And then the final step is combine. That is, we will arrive at the main solution by combining the results of all the sub-problems. So let us take a problem and understand the divide and conquer procedure. First, it will divide the problem into multiple sub-problems of the same type. So this problem is divided into 4 sub-problems. Sub-problem 1, 2, 3 and 4. Secondly, it will conquer the sub-problem, which means it will find the solution for the sub-problems. So we have the solution of sub-problem 1, 2, 3 and 4. And finally, it will combine all the sub-problem solutions and produce a solution to the main problem. So this is how divide and conquer algorithms solve the problem. But there is a limitation to this approach.
The main problem and all the sub-problems should be the same problem. For example, if the main problem is sorting, all the sub-problems should be sorting. If the main problem is searching, all the sub-problems should be searching. It cannot be different problems. For example, suppose we have this main problem which is sorting, and sub-problem 1 is searching, sub-problem 2 is sorting, sub-problem 3 is inserting, and sub-problem 4 is deleting. This kind of problem cannot be solved using the divide and conquer approach. So that's all about the divide and conquer approach, and in the coming videos we will solve some problems using this divide and conquer strategy. यही किया था सुबह मॉर्निंग में। हाँ जी क्लास, होश में हो? यस मैम। हाई फाई सुन के कहीं बेहोश तो नहीं हो गए कि समझ नहीं आ रही? नहीं मैडम, नॉर्मली है, हम समझ आ रही है। स्पीड जरूर फास्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट क्योंकि मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगी, इन वीडियोस को सुनो एक बार, आपको समझ लगेगा हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू राइट। ओके मैम। एक और देखेंगे, क्योंकि जितनी अभी तक टॉपिक्स करवाए हैं इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग की भी वीडियोस हैं। ये ना ट्रायल वर्जन है, सिर्फ 3 दिन के लिए है। मैं इसकी वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लूंगी अपने पास। तुम लोगों ने भी लॉगिन करना है, लॉगिन कर लेना log2base2.com। 3 दिन का ट्रायल वर्जन मिलेगा, लिमिटेड वीडियोस हैं, बाकी सब्सक्रिप्शन पे है जितनी भी देखनी है, लेकिन डार्क के बहुत अच्छे कंसेप्ट इसमें दिए हैं। और मैं देखूंगी, आई विल सर्च फॉर मोर, तो जितनी मिलेंगी वो हम देखेंगे। अभी एक और देखते हैं, मैंने बाइनरी सर्च करना था आपके साथ डिस्कस। मैं पहले बाइनरी सर्च ट्री की वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं, ठीक है? Hello friends, in this video, let us discuss about the need for binary search trees. So we have learned about array data structures. It was simple, but was it efficient? Say this array here. If we want to search for the element 80, we have to start from the first node and then visit every element and compare the key to find it. So it will take order of n time. Same for insertion and deletion. If we need to delete 80, we need to traverse the whole array to find 80 first and then delete it. So it will take order of n time. Also, array is static. It cannot grow or shrink on demand. So that is also a problem. So it is not very efficient. For the size issue, it can be solved using a linked list. It can grow or shrink on demand. If we need to access the element 50, we have to traverse the whole linked list. So still the cost of operation is the same, order of n. So these issues can be addressed by binary search trees. In BSTs, the value of left child will be less than the value of parent, and the value of parent will be less than the value of right child. So we can easily find the minimum element in BST. It will be the leftmost node. And similarly, the maximum element will be the rightmost node. In this way, for every subtree, we can easily find the minimum and maximum elements. Also, duplicate elements are not normally allowed in binary search trees. Now, let us construct a binary search tree with these elements. So first insert 100 and it becomes the root. Now as we just discussed, all the values which are greater than root will be in its right subtree and all the values which are smaller than root will be in the left subtree. Now let us insert 50. 50 is less than 100, so it will become 100's left child. Next we have 200, and since 200 is greater than 100, it will become 100's right child. Next we have 10. 10 is less than 100. So it should be placed in left subtree, and we have 50 here.
and 10 is less than 50 also. So again 10 will be placed as 50's left child. Next we have 60. 60 is less than 100. So it should be in the left subtree. And there we have 50. And 60 is greater than 50. So 60 becomes the right child of 50. Next we have 150. And 150 is greater than 100. So it should be placed in the right subtree. And in here we have 200. And 150 is less than 200. So 150 becomes the left child of 200. Next we have 300. And since 300 is greater than 100 and 200, 300 will be placed as the right child of 200. Next we have 500. And 500 is greater than 100 and greater than 200 and greater than 300. So it becomes the right child of 300. So that is how we can insert nodes to binary search tree. And see, the minimum value 10 is the leftmost node and the maximum value 500 is the rightmost node. Now let us discuss about searching and deleting a node from BST. For example, let us find the element 60. So first compare 60 with roots data. And 60 is less than 100, so we can understand that since 60 is less than 100, it can only be present in the left subtree. So we can ignore the right subtree. Now compare the key 60 with left child's data. And we got key greater than data here, that is 60 is greater than 50. So 60 can only be present in 50's right subtree. So we can ignore its left subtree and we got 60 here. Now let us find 150, and 150 is greater than 100, so we can ignore the left subtree and compare 150 with the right child 200. And 150 is less than 200, so it can only be present in the left subtree, so ignore the right subtree and compare 150 with left child's data and we got it equal, so the key is found. So like this, if we have n nodes, the total searchable size will be reduced to n by 2, then n by 4, then n by 8, and at the end it will boil down to a single element. That is n by 2 raised to 0, n by 2 raised to 1, n by 2 raised to 2, n by 2 raised to 3 up to 1. That is in general n by 2 raised to k, where k equal to 0, 1, 2, 3, etc. equal to 1. So n equal to 2 raised to k. Now let us take log on both sides and we will get log 2 raised to k to base 2 equal to log n to base 2. That is k into log 2 base 2, that is 1. So we got k equal to log n to the base 2. So if we need to search an element in a BST, so the time complexity is log n. And here we had 8 elements. So n equal to 8, which is equal to 2 raised to 3. So k equal to log 2 raised to 3 to base 2. That is 3 into log 2 base 2, which is 3 into 1 equal to 3. Now consider the array. We have 8 elements. So in worst case, 8 iterations are needed. And same thing happens for linked list also. 8 iterations are needed for 8 nodes. But in BST, in same case, it requires 3 iterations only. And this is why binary search tree is widely used for searching and retrieval purposes. So that's all, and in the next video, we will learn how to create and allocate memory for a single binary search tree node. Yes, class. लगा समझ? अप्रोक्सीमेटली भी बाइनरी सर्च ट्री आपको ऑलरेडी अवेयर हो आप इस कंसेप्ट से भी आपने डाटा स्ट्रक्चर्स में किया था, जैसे बाइनरी सर्च है वैसे ही बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है. द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ बाइनरी सर्च. द सेम इज केस विद ट्री, क्योंकि ट्री में हमें पता दैट इज अ नॉन लीनियर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. सो इन नॉन लीनियर वे वी हैव टू define the elements, the sorted elements, in such a way that every node, the lesser node is appearing to its left child and the bigger node is going to appear as the node's right child. इस तरीके का ट्री जो होता है that is termed as binary search tree. नाम ही वहीं से आया binary search से,
कि लेफ्ट साइड पे उसकी छोटी वैल्यू दिखेगी, राइट साइड पे बड़ी दिखेगी, एंड वी नीड टू डू द सर्चिंग इन दैट क्राइटेरिया। ठीक है, अब टाइम कम रह गया, बाइनरी सर्च ट्री नहीं तो स्टार्ट कर देती, खत्म नहीं होता। मैं एक बार बाइनरी सर्च ट्री स्टार्ट करूं, फिर बोलो करना चाहते हैं कि वीडियो दोबारा देखनी है एक आधी बार? नो मैम, कर दो स्टार्ट। ठीक है, the binary search tree, as you can see, yeah, you have heard from the video itself, is such a kind of tree जिसमें, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है, ये रिटर्न में है, इट्स अ ट्री। ट्री मींस आपको पता है जिसके नोड्स होते हैं, रूट नोड है, देन उसके चाइल्ड नोड्स एंड सो ऑन। तो ये एक ऐसा ट्री है जिसके जितने भी नोड्स होंगे, हर नोड में की अगर वैल्यू चेक की जाए तो उसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू उससे कम होगी। जैसे ये मेन नोड है, अगर इसकी वैल्यू चेक की जाए, इसका लेफ्ट चाइल्ड ये है, इसका राइट चाइल्ड ये है, द लेफ्ट चाइल्ड इज स्मॉलर and the right child is bigger than this main node, जो भी मेन नोड होगा। ऐसे जब ये ट्री की बात करेंगे हम, तो दिस इज द मेन नोड, ये उसका रूट नोड बन जाएगा। तो इसका चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड स्मॉलर होना चाहिए, राइट चाइल्ड बिगर होना चाहिए। ठीक है, बट टेकिंग इनटू कंसर्न द रूट नोड आल्सो। अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू 80 है, ठीक है, then by satisfying the rule यहाँ पे वैल्यू 50 is allowed, 80 से कम होनी चाहिए, तो 50 ले ली। अब जब इस सब ट्री में मूव करती हूँ, the value of this left child should be less than 50, let it be it's 30, but while assigning the value to its right child we can take any value, 50 से बड़ी बहुत सारी वैल्यूज है, but it should not exceed 80, 80 से कम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको 50 से ज्यादा मैं कहती हूँ सीधा बिना देखे लिख दूं 100, तो ये 80 से उसके लेफ्ट सब ट्री में 100 वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। सो वी नीड टू कीप इनटू कंसर्न इसकी जो ग्रेटर की रेंज होगी दैट इज लिमिटेड टू इट्स पेरेंट नोड टिल द रूट नोड। ठीक है, या उसका जो सिंगल पेरेंट है वहीं तक। जैसे मान लो यहाँ पे एक 60 का भी नोड था, वो उसका पेरेंट था, तो इसकी वैल्यू 50 to 60 में लिमिट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? वो ज्यादा रूट नोड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका एक हायर पेरेंट भी चेक करना है कि उसके विद इन लिमिट्स जाएंगे इसकी, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। कोई एग्जांपल लेनी है, कोई ले लेते हैं एक लेवल नीचे तक। लेट्स टेक 80 over here, then I'll be taking 60 as its left child and 100 as its right child. Then I'll be taking 50 over here, वो उससे छोटा है, ठीक है। Then I'll be taking over here, इसका right child let it be 70, possible 60 से बड़ा होना चाहिए, 80 से कम होना चाहिए। Then I'll be taking over here, let it be 10. Now इस राइट चाइल्ड की अगर बात करें, 50 से छोटा तो 10 है, 50 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, सारी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, इट कैन अवेल। बट अगर इसके राइट चाइल्ड की बात करूं, अब 50 से बड़ा होना चाहिए लेकिन वो 60 से छोटा होना चाहिए। इस वैल्यू में हम उसको लेंगे, इससे ज्यादा उसकी रेंज एक्सेप्टेबल नहीं है। वन हायर पीरियड तक उसको चेक करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इसको मान लो 60 से बड़ा ले लिया तो वो उसको वायलेट कर देगा। लेट इट बी, यहाँ पे मैं वैल्यू 63 लेती हूँ। अब 63 क्या है? 60 के लेफ्ट सब ट्री में, ये सारा इसका लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है ये सारा, ठीक है। तो 63 इज नॉट पॉसिबल कि उसके लेफ्ट साइड पे आ जाए, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी रेंज जो 50 to 60 में होनी चाहिए। तो 53 इज द पॉसिबिलिटी कि 50 से बड़ा है लेकिन 60 से छोटा जा रहा है। गॉट इट? इस तरीके से इन रेंजेस को माइंड में कंसर्न में रख के हम बाइनरी सर्च ट्री जो है बनाते हैं। इसीलिए उसने जो एग्जांपल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसने भी यही किया, सिंपली नंबर्स ले लिए
कोई भी सेट ऑफ नंबर्स ले लो आप, जैसे कि 60, 30, 40, 10, 100, 90. Let it be. These are the numbers. And I need to create a binary search tree. तो सबसे पहले 60 becomes the root node. ठीक है? Now we'll be checking for the value 30. Since 30 is less than 60, it will be the left child. Then I'll go with 40. Since 40 is again less than 60, then I'll go to the left subtree. Left में already 30 place है. ठीक है? अब 40 30 से छोटा तो नहीं है, तो 40 will be created as a right node of this node. Then I'll be going to 10. Since 10 is less than 60, it will go to 30 node. 30 से 10 फिर छोटा है, तो 10 का left child already खाली था, तो मैंने वहां पे 10 को fill कर दिया. Then I'll be going to 100. Since 100 is greater than 60, तो उसका right child already free था, तो हमने 100 को वहां place किया. Then to the last 90. 90 is greater than 60, go to right. 90 is less than 100, it will become its left child. In this way, the binary search tree is created. ठीक है? ऐसे ही जब इसके इंसर्शन ऑपरेशन की बात करें, अगर डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ हम डील करते हैं, लेट इट बी आई विल बी टेकिंग द इंसर्शन ऑपरेशन, देन आई विल बी गोइंग टू द एल्गोरिथम्स इन माय नेक्स्ट लेक्चर. अभी सिर्फ एग्जांपल से समझ लो. लेट इट बी द नीड इज टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट, लेट इट बी इट्स 80, insertion of 80 into the binary search tree. Now what we'll do, we'll be starting with the comparing 80 with the root node first. Since 80 is greater than 60, बड़ा है, तो इसके राइट सब ट्री में हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा. अब राइट सब ट्री में नेक्स्ट नोड जो है that is 100. We need to compare 80 with 100. Since 80 is less than 100, I need to go to left सब ट्री. लेफ्ट में सिर्फ एक ही नोड था 90. ठीक है? तो I'll compare 80 with 90. Again 80 is less than 90, it will become the left child of this 90 node. So in this way we can do the insertion. वो हमेशा जब भी इंसर्शन होगी बाइनरी सर्च ट्री में, क्योंकि आपने जब क्रिएशन के वक्त ही देख लिया, ऐसे नहीं होगा किसी की मूवमेंट होगी, कुछ होगा, उसने कहीं ना कहीं लीफ नोड की पोजीशन पे जाके अपनी इंसर्शन ले लेनी है. वो लीफ नोड इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड भी हो सकता है, इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड भी हो सकता है. इस नोड, ये नोड था पहले जब 80 नहीं था, तो इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड भी हो सकता है, इस नोड का राइट चाइल्ड भी हो सकता है, क्योंकि इसका राइट चाइल्ड अभी अवेलेबल नहीं है. तो वो हमेशा लीफ नोड की फॉर्म में ही इंसर्शन लेगा इन केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री. गॉट इट? समझ लगी कुछ हद तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. I will be continuing this same topic in my next lecture. Binary search tree करेंगे, then we'll go to the binary search. Similar से concepts हैं, इतना कोई फर्क नहीं. ठीक है? एक बार इनको पढ़ लेना, एक बार रिवाइज करना. दोनों टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, then it will be more clear.